नमस्कार दोस्तों। आज का जो क्लास है वो आपका सेक्शन 194 आईबी को लेकर मैं डील करूंगा, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। यह इंट्रोड्यूस किया गया था फिनेंस एक्ट 17 के थ्रू। मैं डिटेल में जाऊंगा और स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, सेक्शन 194 आईबी, सेक्शन 194 आईबी क्या दिया हुआ है? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट पेड बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ। पहले कोई डब्ल्यूएस क्वेश्चन करते हैं कि यह किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। देखिए किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अदर देन दोज कवर्ड इन सेक्शन 194 आई। हम लोगों ने सेक्शन 194 आई किया था। 194 आई भी था आपका टीडीएस ऑन रेंट, बट उसके अंदर में क्या कवर्ड थे? उसके अंदर में कवर्ड थे एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। और कौन सा इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर्ड था? इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक था इन केस ऑफ बिजनेस, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन टर्नओवर एग्जिट्स 50 लाख रुपीज। और प्रोफेशन वाले केस में 50 लाख से अधिक का ग्रॉस रिसीट था। उस केस में आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उस केस में 194 आई एप्लीकेबल था। 194 आई के अंदर में टीडीएस कौन से थे? प्लांट मशीनरी के ऊपर 2% था और लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिक्सर के ऊपर में 10% था। अब हम लोग देखते हैं 194 आई बी, तो इसके अंदर में कौन से आएंगे? इसके अंदर में आएंगे जो आपका 194 आई में कवर्ड नहीं है। अब देखिए, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द फाइनेंस एक्ट 2017। उस टाइम क्या हुआ था, सीबीडीटी ने इस नोटिस किया कि जो लोग हाई सैलरी वाले लोग हैं वो लोग रेंट पे करते हैं और रेंट का क्वांटम बहुत अधिक हाई होता है, तो उनको एटलीस्ट जिनको पे कर रहे हैं ताकि टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो, उसको टैक्स नेट में लाने के लिए एक टीडीएस प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया गया था। तो मैं फिर से बता देते हैं, मैं आपको फिर से बोलूंगा, ये 194 आईबी किसके लिए है? 194 आईबी है ओनली टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। और कौन सा इंडिविजुअल और एचयूएफ जो आपका 194 आई में कवर्ड नहीं है? समझ गए? कौन सा इंडिविजुअल और एचयूएफ जो 194 आई में कवर्ड नहीं है? अब 194 आई में कौन सा इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर्ड था? जिनके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक थे वो कवर्ड था इन केस ऑफ बिजनेस, और इन केस ऑफ प्रोफेशन जिनका 50 लाख से अधिक था। समझ गए आप लोग? तो 194 आईबी में कौन से आएंगे? जो बिजनेस प्रोफेशन नहीं करते हैं, और यदि करते भी हैं तो उनका टर्नओवर 1 करोड़ और 50 लाख से कम है। क्लियर है आई थिंक? देखिए किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? पेमेंट टू रेसिडेंट ओनली, पेमेंट टू रेसिडेंट ओनली। ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं। तो आप यदि रेंट पे करते हो रेसिडेंट को, आपका प्रॉपर्टी कहीं पर भी है वो इमटेरियल है, पेमेंट टू रेसिडेंट मटेरियल है। आप किसको पे कर रहे हो वो आपका मटेरियल है। देखिए अब क्या था, टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस रेट इज 5%। टीडीएस रेट इज 5%। यदि आपका पैन नहीं दिया हुआ है, यदि नो पैन इज फर्निश्ड बाय द लैंडलॉर्ड, जो ऑनर है ऑफ द प्रॉपर्टी है, यदि या फिर जिसके यहाँ आप रेंट में रहते हैं उसने यदि पैन नहीं दिया गया है, तो तब टीडीएस का रेट क्या होगा? 20%। बट एक बात ध्यान में रखिएगा कि टोटल टीडीएस कैन नॉट एग्जिस्ट लास्ट मंथ रेंट। टोटल टीडीएस जो होगा वो लास्ट मंथ रेंट से अधिक नहीं जाएगा। ये हम लोग इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल सम भी करेंगे। जो टोटल टीडीएस होगा वो लास्ट मंथ के रेंट से अधिक नहीं जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। रेंट कब काटा जाएगा? जब आपका पेमेंट फॉर रेंट एग्जिट्स ₹50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यदि पेमेंट ऑफ रेंट 50,000 से अधिक है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो जैसे ही आप 50,000 से अधिक का रेंट पे करोगे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इस पॉइंट पर मैं सिंपली से ये बोलना चाहता हूं कि आप सिंपली देखिए कि कोई एक एम्प्लॉय, कोई एक आदमी, कोई एक बंदा ऐसा है जो एम्प्लॉय है और वो हाई रेंट पे कर रहा है, और बदले में वो आपका एचआरए का जो आपका 1013A में सैलरीज के अंदर भी छूट एचआरए उसको मिल रहा है, सैलरी के अंदर में वो छूट ले रहा है, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। ये मान के चलो ये उन्हीं के लिए लाया गया है जिनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या सैलरीड इनकम बहुत अधिक हाई होता है। ये जो सेक्शन 194 आईबी है ये उन्हीं के लिए लाया गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि इसमें क्या इश्यूज है, क्या टैक्स इंप्लीकेशन होंगे। ये जो पॉइंट है ये आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। देखिए पहला, यदि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मिस्टर, अच्छा
ए कनाडा रेसिडेंट, एक कनाडा का बंदा था, केम टू इंडिया फॉर 2 months एंड टूक अ गेस्ट हाउस ऑन रेंट एंड पेड रुपीज 1,40,000 फॉर 2 months फॉर अक्टूबर एंड नवंबर 20। तो बताना क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको फिर से बोल देना चाहता हूं, जो कोविड के कारण टीडीएस का रेट रिड्यूस हुआ था, कोविड के कारण आपका 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, मैं इसको प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूं, कोविड के कारण रेट वाज रिड्यूस्ड बाय 75%। तो इफ अर्लियर रेट वाज 5%, यदि आप 5 को 75% रिड्यूस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3.75%। इज इट क्लियर? देखिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। अ कनाडा रेसिडेंट केम टू इंडिया फॉर 2 months एंड टूक अ गेस्ट हाउस ऑन रेंट एंड पेड रुपीज 1,40,000 फॉर 2 months अक्टूबर एंड नवंबर 20। इस केस में क्या होगा, सेक्शन 194 IB इज एप्लीकेबल एंड TDS शैल बी deducted under section 194 IB on rupees 1,40,000 at the rate of 3.75%. The TDS rate was reduced to 75%. earlier 5% था, तो आपको 5 का 75% कितना हो जाएगा, 3.75%। तो TDS कितना काटना पड़ेगा, 3.75% काटना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिस्टर झा इज पेइंग रेंट at the rate of rupees 60,000 per month. However, the landlord who is 80 years old does not have PAN. तो लैंडलॉर्ड जो है वो 80 साल की है और उसके पास पैन नहीं है। अब बताओ क्या करना पड़ेगा। यदि पैन नहीं है तो क्या होगा, पैन नहीं रहने पर टीडीएस क्या होगा, 20% काटना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, जो टीडीएस जो टोटल टीडीएस काटोगे वो आपका लास्ट मंथ के रेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर झा इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 20% ऑन रुपीज 7,20,000 दैट इज रुपीज 1,44,000। However, total TDS cannot exceed the last month rent that is rupees 60,000। मतलब आप 60,000 से अधिक TDS आप काट नहीं पाओगे। Mr. X is paying rent for rupees 70,000 per month. The house which is taken on rent is jointly owned by Mr. Y and Mrs. X per month। समझिए क्या है, देखिए क्या केस क्या था, एक आपका रेंट पे कर रहे हैं मिस्टर एक्स और रेंट कितना 70,000 रुपीज, और वो जो हाउस है वो ज्वाइंटली ओन्ड बाय मिस्टर वाई एंड मिसेस वाई, और जब वो 70,000 पे करते हैं तो प्रत्येक महीना 35,000 एक के अकाउंट में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के अकाउंट में और 35,000 मिसेस वाई के अकाउंट में, हस्बैंड वाइफ दोनों को वो पे कर रहे हैं, 35 करके पे कर रहे हैं। तो उस केस में क्या 194 IB एप्लीकेबल होगा? क्या आप लोग सोचो क्या लगता है इस पर 194 IB एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पर 194 IB एप्लीकेबल नहीं होगा। मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194 IB सिंस द रेंट टू अ पर्सन डज नॉट एक्सीड रुपीज 50,000 पर मंथ। समझ में आया? तो ये यहाँ पर एक टैक्स प्लानिंग हो सकता है, यहाँ पर एक ये टैक्स प्लानिंग हो सकता है कि यदि रेंट को दो पार्टों में, यदि सपोज को प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय ऑनर एंड को ऑनर, इन दैट केस इफ रेंट इज गिवन टू इन बोथ द पार्ट्स टू द जॉइंट ऑनर्स एंड को ऑनर्स, इन दैट केस योर 194 IB विल नॉट applicable if individually the payment of rent is less than rupees 50,000 per month। समझ गए? तो ये यहाँ पर ये आपका एक टैक्स प्लानिंग में काम आ सकता है, ये आपका एक टैक्स प्लानिंग में काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए टैक्स काटना नहीं पड़ेगा। आप, मैंने क्या कहता, आप यदि टैक्स को काटते हो, मैंने क्या कहता, टैक्स यदि आप काटते हो तो आपको थ्रू टैन जमा करना पड़ता है। मैंने 194 IA मैंने डील किया था कि टैन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, टैन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो टैक्स जो आपका टैक्स काट रहा है वो जो सैलरीड एम्प्लॉई है उसका तो बिजनेस है नहीं, तो उसका टैन क्यों रहेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको 26 जो 194 IA में था वो 26 Q भी था, इसमें आपका 26 QC है। देखिए क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन provision pertaining to tax deduction and collection account number that is section 203A shall not apply to a person deducting tax at source under section 194 IB। ये आपका 194 IA में भी सेम यही था, जो उसमें 203A एप्लीकेबल नहीं था, इसमें भी 203A एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टैन की आवश्यकता नहीं आएगी, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे, यदि आपके पास टैन नहीं है और आपने टैक्स काटा है तो आप टैक्स जमा कैसे करोगे, आप टैक्स कैसे जमा करोगे, टैक्स आप जमा करोगे 26 QC में। मैंने कहा था जो 194 IA में Q भी था, इसमें QC है। क्या लिखा है, एनी सम डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IB शैल बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। समझ में आया?
कब तक जमा करना है? जिस महीने में आप काटे हो उसके 30 दिन के अंदर आपको जमा करना है। इन विच द डिडक्शन इज मेड एंड शैल बी accompanied by a चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26QC। 26QC 194 IA में 26Q भी था, इसमें 26QC है। For tax deduction in March 2021 it is payable by 30th April। 30 डेज के अंदर में आपको जमा करना पड़ता है। आप यदि जमा करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ TDS भी देना पड़ता है कि आपने टैक्स जो डिडक्ट किया उसे एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। ये आपको देना पड़ेगा फॉर्म नंबर 16C में टू द पेई विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26QC। जिस दिन आपने, जैसे मान लो मेरा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था कि मैंने मार्च का 30 अप्रैल को मैं जमा करूंगा और 15 मई के अंदर है मुझको जमा करना TDS सर्टिफिकेट हमें अपने लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा कि मैंने काट लिया। क्लियर है? अब इसको एक जो आज के पूरे क्लास को समरी के रूप में एक एनालाइज करते हैं। क्या लिखा है? दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और HUF हु आर कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। मैंने कहा था कि 194I में जो कवर्ड है वो इसके अंदर में नहीं आएंगे। सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इररिलेवेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन इज रिलेवेंट। सही है, ये सिर्फ रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, नॉन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जब वो पे करेगा रेसिडेंट को। पेमेंट टू रेसिडेंट इज रिलेवेंट। सपोज करो मैं एक नॉन रेसिडेंट हूँ और मैं भारत में आकर रह रहा हूँ और मैंने कोई गेस्ट हाउस लिया है, या फिर अभी मैंने एक एग्जाम्पल में भी बताया था कि कनाडा का रेसिडेंट है और वो इंडिया में आके गेस्ट हाउस लेता है, तो जो बंदा गेस्ट हाउस लिया वो नॉन रेसिडेंट है, बट जो पे कर रहा है वो आपका रेसिडेंट है। तो हम किसको पे कर रहे हैं वो आपका रिलीवेंट है। TDS shall be deducted only on the component of rent paid for the use of land or building. Any other thing taken on rent as furniture shall not be covered। यदि आपने रेंट में फर्नीचर भी लिया, AC भी लिया, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, तो उसमें क्या होगा, कितना आप पे कर रहे हो रेंट के लिए और कितना आप पे कर रहे हो फॉर अदर पर्पस, जो आपका अदर चार्जेज है, मेंटेनेंस चार्जेज है, या जो आपका AC दिया है, फ्रिज दिया, उसका क्या चार्जेज है, उसके लिए अलग से। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो आप रेंट पे कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉर द यूज ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। The land or building taken by tenant can be used for any purpose, that is it can be commercial or residential। ये commercial भी हो सकता है, residential भी हो सकता है। सेक्शन 203 शैल नॉट अप्लाई, 10 की आवश्यकता नहीं है आपको। और क्या बोला गया? TDS आपको कब काटना पड़ेगा? विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिडक्शन वाज मेड इन फॉर्म नंबर 26QC। और आपका क्या होगा, जो आप एक सर्टिफिकेट दोगे विदिन 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ 26QC इन फॉर्म नंबर 16C। फिर आप 16C में एक सर्टिफिकेट दोगे। ठीक है। इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड डज नॉट हैव पैन, तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ 5% TDS विल बी 20%। हाउएवर द TDS कैन नॉट एक्सीड द लास्ट मंथ रेंट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आज का क्लास मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। आप लोग देखिएगा, आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि कोई डाउट हो आपका तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, मैं उस मेल पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं। यदि आपको PPT चाहिए तो भी मैं आपको इस मेल पर, जो आप मुझे इस पर मेल कीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड ऑन दैट मेल। एंड बस ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।